हेलो। साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार आईएएस विद अरिहंत में। मैं अमित कुमार। चर्चा करेंगे हम ज्योग्राफी पर। जो क्लास आपकी चल रही है उस क्लास को बरकरार रखते हैं, आगे रखते हैं। और आपका एक सपना है आईएएस पीसीएस का प्रीलिम्स निकालना। उसके लिए अरिहंत की तरफ से बेहतरीन एक श्रृंखला चलाई जा रही है, आईएएस पीसीएस प्रीलिम पॉसिबल। उसमें मैं चर्चा आपके साथ करूंगा ज्योग्राफी पर। और ज्योग्राफी पर ये आपके लिए मार्केट में बुक उपलब्ध करा दी गई है। इस बुक के साथ आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। इस बुक की खासियत यह है कि 1990 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके आईएएस के और पीसीएस के, जितने भी स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन हुए हैं, उन सबको यहाँ लिया गया है। सबसे बेहतरीन बात क्या है कि क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया गया है, सावधानी बरती गई है, क्योंकि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज डिवीजन, उस चैप्टर वाइज को डिवाइड किया गया है। हर चीज को बेहतर तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। 100% एरर रखने की पूरी कोशिश की गई है। टिपिकल प्रश्नों के लिए नॉलेज प्लस, मतलब एक क्वेश्चन के साथ उसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, जो पॉइंट आपके लिए है इंपॉर्टेंट, उन सभी बिंदुओं को उस बुक के साथ लिया गया है। और सबसे बेहतरीन बात कि 4500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। विगत वर्ष के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबको लिया गया है। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि सर ये वाली बुक हमें मिलेगी कहां से? तो इस बुक को आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, या आपके नजदीक जो भी बुक स्टोर होगा वहां से आप डायरेक्ट इसको अपने लिए घर से खरीद सकते हैं। दूसरी बात, इस बुक के साथ अगर आप हमारी श्रृंखला के साथ करेंगे तैयारी, और बेहतर तैयारी आपकी हो पाएगी। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि सर क्या सिर्फ एक ही बुक है? ना, एक बुक नहीं है, पूरी श्रृंखला ली गई है। भारतीय इतिहास है आपके लिए, भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान। और मैं पुनः बता दूं, 100% एरर है। टिपिकल प्रश्नों के लिए नॉलेज प्रश्न रखे गए हैं। रिवीजन के लिए विगत वर्ष के जितने भी क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में आए हैं उन सभी प्रश्नों को लिया गया है, और फ्री पैकेज चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराया गया है। इस बुक की यह खासियत है। तो अपने नजदीक के बुक स्टोर पे जाइए और इस बुक के साथ अपनी तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि इतना सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि री एग्जाम आपका आरओ का हो रहा है, और पीसीएस के एग्जाम की डेट भी हट गई है। तो इतना बेहतरीन मौका, और उसके साथ ये श्रृंखला, इतना मौका शायद फिर कभी ना मिले। तो इसका पूरा फायदा उठाइए, नजदीक स्टोर पर जाकर बुक को खरीदें और श्रृंखला के साथ जुड़ें। तो चलिए करते हैं अपने क्लास को शुरुआत। जहां पर हमने कल क्लास को रोका था उसके आगे अपनी क्लास को हम लेके चलेंगे। तो जल्दी से बताइए कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा कौन से देश से होकर नहीं गुजरती? जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। जी जल्दी से बताइए, और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या रहेगा। जी जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से बताइए इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। सी, राकेश का आंसर आया सी। बहुत बढ़िया, सही आंसर क्या आया? सी। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। क्योंकि देखिए कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है 18 देशों से होकर गुजरती है। 18 देशों से होकर गुजरती है। उसमें मिस्र भी है, भारत भी है और म्यांमार भी है। ईरान से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। तो इसका बिल्कुल सही आंसर दिया ईरान। जो यूपी पीसीएस प्री की बात करें, 2005 का ये प्रश्न है। मैं कह रहा हूं ना, विगत वर्ष के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी प्रश्न इसमें लिए गए हैं। दूसरी बात को जरा समझे, कल हमने चर्चा करी थी कि कर्क रेखा जो है 18 देशों से होकर गुजरती है। और उन 18 देशों की अगर हम करेंगे बात, तो हवाई द्वीप है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अब मन में आ रहा होगा कि हवाई द्वीप, ये द्वीप है कहां? तो आप अगर दक्षिणी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को अगर आप देखेंगे, तो उत्तरी अमेरिका का ये जो भाग है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। यहां पर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हवाई द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये हवाई द्वीप है, एक छोटा सा आइलैंड है।
ठीक, बहामास हो गया, मॉरिटानिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया, मिस्र, भारत, म्यांमार, ओमान, मेक्सिको, माली, नाइजर जो अफ्रीका में है, वेस्टर्न सहारा है, ताइवान, चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इतने देशों से आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न का देखते हैं। सबसे पहले आंसर कौन देता है कि मकर रेखा नहीं गुजरती। मकर रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती? जल्दी से बताएंगे कि भाई मकर रेखा इन देशों से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन आपके सामने है, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना या ब्राजील। तो जल्दी से बताएंगे कि मकर रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती। ठीक, तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए बेटा। राकेश जल्दी से आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे। देखिए अगर हम विश्व को देखते हैं, विश्व के नक्शे को अगर हम देखें तो नक्शे के आधार पर भाई मकर रेखा और जो कर्क रेखा है उसको अगर देखें तो बिल्कुल 23.5 डिग्री से होकर ये गुजरती है। और यहां पर अगर देखा जाए तो आपकी जो आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा लगभग लगभग देखें, 1 मिनट रुकेंगे, विश्व का नक्शा अगर बन जाए जल्दी से तो हम इसको चर्चा और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। भाई मकर रेखा लगभग लगभग इस तरीके से होकर गुजरती है, क्योंकि मकर रेखा की अगर हम करेंगे बात तो मकर रेखा बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। जिस तरह कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, उसी तरह मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। तो यहां पर अगर देखें तो अर्जेंटीना, भाई अर्जेंटीना यहां आ गया। पराग्वे की बात करेंगे, पराग्वे भी इसी जगह आएगा। ब्राजील भी आपका यहीं पर है। तो यहां पर देखें तो दक्षिणी अमेरिका के ये आपके तीनों देश आ रहे हैं। जबकि बोलीविया की बात करेंगे, बोलीविया इसके अंतर्गत नहीं आता, बोलीविया थोड़ा सा ऊपर रह जाता है। तो सही आंसर होगा आपका यहाँ पर ए है जो बोलीविया, जो दक्षिणी अमेरिका के, ये सभी के सभी देश आपको दक्षिणी अमेरिका के दिए गए हैं और उसमें बोलीविया से आपकी मकर रेखा होकर नहीं गुजरती। तो समझ लीजिए भाई कल हमने चर्चा करी थी कि मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। उनमें ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, पराग्वे है, मेडागास्कर है, अर्जेंटीना है, मोजाम्बिक है बेटा, चिली है, दक्षिणी अफ्रीका है, फ्रेंच है, और पोलिनेशिया जो फ्रांस में है, टोंगा जो अफ्रीका में है, बोत्सवाना और नामीबिया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। देखते हैं सबसे पहले, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय उनतांश कोण कितने का बनता है? उनतांश कोण बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का यहाँ पर बनता है। देखिए बात को जरा ऐसे समझें, भाई कर्क रेखा और मकर रेखा की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर ऐसी एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है जिसको मैं भूमध्य रेखा के नाम से संबोधित करते हैं। भाई इसको भूमध्य रेखा कह सकते हैं, इक्वेटर कह सकते हैं बेटा, या इसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसी तरह यहाँ पर ऊपर एक रेखा गुजरती है जो 23.5 डिग्री की होती है, जिसको कर्क रेखा के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी तरह नीचे अगर हम आएंगे तो 23.5 डिग्री यहाँ पर मकर रेखा के नाम से इसको संबोधित किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अक्षांश अगर देखें उत्तर में या दक्षिण में, तो कल बताया था अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं तो हमें बताना है कि भाई उत्तर में भी 90 हैं, दक्षिण में भी 90 हैं और एक मिडिल में है, तो टोटल 181 निकल कर आते हैं। लेकिन अगर बोला जाए अक्षांश रेखा कितनी है तो 179 है, जिसकी चर्चा कल की क्लास में करी है। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी उस क्लास को देखेंगे और बेहतर तरीके से और बेहतर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाएंगे। यहाँ पर देखिए भाई 23.5 डिग्री ये हो गया और 23.5 डिग्री ये हो गया। इन दोनों डिग्री के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है कि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश हमेशा भूमध्य रेखा पर हमेशा चमकेगा और इसके ऊपर भी लंबवत पड़ेगा और नीचे भी लंबवत पड़ेगा। तो 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री को जोड़ेंगे तो टोटल निकल कर आएगा 47। और इस 47 को अगर हम देखें, क्योंकि टोटल भूमध्य रेखाएं कितनी है तो आप कहेंगे सर टोटल भूमध्य रेखाएं 90 हैं। 90 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कितना बचा? 43। तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनता है? 43 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ सही आंसर जो बना वो आंसर बनेगा आपका बी होगा 43 डिग्री। क्योंकि मकर संक्रांति में हम देखें तो मकर संक्रांति हमारे यहाँ 14 जनवरी को बनती है
हमारे यहाँ 14 जनवरी को होती है, लेकिन लंबवत रेखा जो पड़ती है मकर संक्रांति पर, वो जो आती है आपकी 22 दिसंबर को। उस समय होती है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो मकर रेखा पर जो लंबवत किरणें पड़ती हैं वो आपकी पड़ती हैं 22 दिसंबर को। जरा समझेंगे, व्याख्या देखिए, इसकी चर्चा करती है। देखिए, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के समय 49 कोण जो बनता है बेटा, वो 43 डिग्री का बनता है। वो कैसे बनता है, अब कॉन्सेप्ट आपका हो गया होगा बिल्कुल क्लियर। और मकर संक्रांति के समय 22 दिसंबर को उस समय होता है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और मकर रेखा पर सूर्य का 49 कोण 90 डिग्री का होता है। और ये डिग्री का अंतर जो निकल कर आता है, उस डिग्री का अंतर कितना निकल कर आता है, 43 डिग्री निकल कर आता है। क्योंकि हमें नहीं पता कि उस पर 49 कितने डिग्री का बनता है, तो सिंपल सा तरीका है, दोनों अक्षांशों के बीच की डिस्टेंस को देख लेंगे और उसको 90 में से अगर हम माइनस कर दें तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सटीक निकल कर आता है। नमस्कार बेटा दीप सिंह, नमस्कार। नमस्कार दीप। बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे और बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। तो देखिए, बात की जा रही है कि सूर्य की किरणें, भाई सूर्य की किरणें कहां पड़ रही हैं, तो ये भूमध्य रेखा हो गई, और आपकी ये वाली रेखा हो गई आपकी मकर रेखा। मकर रेखा, जिसको बेटा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नाम से संबोधित करते हैं। यहां पर किरणें कैसी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, जैसा वो कह रहा है। तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2015 का ये प्रश्न आपसे बन रहा है, तो ध्यान से समझेंगे। भाई भारत को अगर आप देखेंगे तो भारत की कंडीशन जो बनती है, भाई भारत की कंडीशन यहां आती है, भारत का हिस्सा ये है। तो क्योंकि मकर संक्रांति के समय जब लंबवत पड़ेंगी तब क्या कंडीशन बनेगी, मौसम के अनुसार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर पश्चिमी भारत के उच्च वायु दाब विकसित होता है। दूसरा, उत्तर पश्चिम भारत के निम्न वायु दाब विकसित होता है। उत्तर पश्चिम भारत में वायु दाब में परिवर्तन नहीं होता, और उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है। तो जल्दी से बताएंगे बेटा इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देता है। जी जल्दी से दीजिए, देखते हैं कौन किसका आंसर सबसे पहले और सटीक आंसर आएगा। कि बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जल्दी से आंसर देंगे कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखिए भाई, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, लंबवत यहां पड़ती हैं, तो उस कंडीशन में भारत के अगर हम देखें तो भारत में उत्तर और पश्चिम का जो क्षेत्र है, ये वाला कौन सा क्षेत्र, भारत को अगर हम नक्शे पर लाते हैं तो नक्शे पर लाकर आप देखेंगे कि भारत का उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र पर उच्च वायुदाब विकसित होता है। और ये उच्च वायुदाब जो विकसित होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर के महीने में या नवंबर दिसंबर के बीच में जो मानसूनी वर्षा होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। तो सही आंसर जो बनेगा वो आपका बनेगा ए, कि उत्तर भारत पश्चिमी के भाग में उच्च वायुदाब विकसित होता है। जब मैदान में उच्च वायुदाब विकसित होता है तो उस कंडीशन में समुद्र में निम्न वायु दाब बनेगा, और ऐसी कंडीशन होने पर ही मानसून बनता है। तो नेक्स्ट बात को जरा व्याख्या में समझते हैं। भाई व्याख्या ए आंसर बिल्कुल स्पष्ट हो गया है आपका, और व्याख्या में कह रहा है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में उच्च वायुदाब हो जाता है विकसित। भाई सूर्य के दक्षिणायन होने की स्थिति में, दक्षिणायन का मतलब यह हो गया कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इस वाले हिस्से पर पड़ता है, या हम ये कह सकते हैं पृथ्वी का ये वाला हिस्सा सूर्य की तरफ हो गया, उसको दक्षिणायन कहते हैं। उस स्थिति में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान में भारी गिरावट होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस कंडीशन में यहां चमक रहा होता है। कल मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर, भाई 21 मार्च और 23 सितंबर दो डेट आपको याद रखनी है। भाई 21 मार्च के बाद सूरज जो है उत्तरायण हो जाता है, जबकि 23 सितंबर के बाद सूरज दक्षिणायन हो जाता है। जब सूरज दक्षिणायन हो जाएगा तो सूर्य का प्रकाश दक्षिण में पड़ता है, और जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तो सूर्य का प्रकाश उत्तर में पड़ेगा। जिस क्षेत्र पर प्रकाश पड़ेगा उसके अपोजिट अक्षांश पर
टेम्परेचर कैसा रहेगा, डाउन रहेगा। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि तापमान में भारी गिरावट के कारण उच्च वायुदाब की पेटी स्थित होती है और इसके विपरीत सागरीय भाग पर निम्न वायुदाब बनता है। और उच्च दाब बनने का मुख्य कारण प्रति चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है, जो आपने देखा होगा बंगाल की खाड़ी में आपने देखा होगा चक्रवात उत्पन्न होता है। तो वह चक्रवात किसकी वजह से उत्पन्न होता है? इसी की वजह से आपने सर्दियों में देखा होगा कि तूफान आते हैं बंगाल की खाड़ी में अधिकांश तौर पर। यह स्थिति अक्टूबर नवंबर के महीने में बनती है, जिस कारण हवाएं केंद्र से बाहर की ओर और स्थल से सागर की ओर प्रकाशित होती हैं। भाई चक्रवात दो तरीके के बनते हैं बेटा। चक्रवात अगर आप देखेंगे तो चक्रवात दो तरीके के होते हैं। एक चक्रवात वह होता है जो बाहर की ओर चलता है और एक चक्रवात वह होता है जो आपका सेंटर की ओर चलता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो चक्रवात चलता है, हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं, तो ये वाला चक्रवात उस कंडीशन में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित देशों का विचार कीजिए। यूपी पीसीएस प्री 2003 का प्रश्न है। पूरी सावधानी बरती गई है। कोशिश यह की गई है कि हर तरह का प्रश्न जो विगत वर्ष में आया है वो क्वेश्चन आपको पूरा मिलना चाहिए और सबसे मेन बात उसके लिए बेहतर तरीके से चीजों की व्याख्या की गई है। इसलिए मैं पुनः आपसे कहूंगा कि नजदीक के बुक स्टोर पे जाकर ये बुक आपके पास होनी चाहिए और इस बुक के साथ अपनी तैयारी करिए और व्याख्या की चर्चा यहाँ पर आपके साथ की जा रही है। तो देखिए भाई ऑस्ट्रेलिया लिखा है, नामीबिया लिखा है, ब्राजील लिखा है और चिली लिखा है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कि यहाँ पर अगर देखें भाई विश्व के नक्शे को अगर हम यहाँ लाते हैं और उसको देश के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आपका ये रहा, भाई ऑस्ट्रेलिया वाला भाग ये रहा। ब्राजील, नामीबिया, चिली की बात करें तो ये आपका पूर्ण रूप से दक्षिणी अमेरिका में ही आता है। अब यहाँ पर अगर देखें ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के सामने नामीबिया, नामीबिया आपका जो है अफ्रीका में आता है, भाई नामीबिया आ गया ये। और फिर हम बात करते हैं ब्राजील और चिली। तो ये लगभग लगभग देखी जाए तो इस तरह की एक रेखा यहाँ से गुजर रही है और ये रेखा जो गुजर रही है इस रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मकर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से भी होकर गुजर रही है और यहाँ पर यह भी क्लियर हो रहा है कि ब्राजील से भी, चिली से भी और नामीबिया से भी होकर ये आपकी रेखा गुजरती है। तो ये स्पष्ट है कि सही आंसर जो होगा डी होगा। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, इसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से है? भाई देशों के नाम दे दिए और कह दिया कंपेयर करिए। तो यहाँ पर हर बिंदु को विस्तार से समझना है, इसीलिए बुक में हर टॉपिक को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है चैप्टर वाइज, कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आपका प्रश्न गलत ना हो। क्योंकि यहाँ पर क्लियर है इन सभी देशों से आपकी मकर रेखा होकर गुजरती है। तो सही आंसर जो होगा वो आंसर है आपका ये। जी जरा मुझे एक बार स्पष्ट कर देंगे कि वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रही है? जरा एक बार स्पष्ट कर देंगे सभी बच्चे, यस कर देंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं तो उपरोक्त व्याख्या देख लेते हैं। भाई सभी देशों से होकर आपकी मकर रेखा होकर गुजरती है। भाई इसमें ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रांस, पोलिनेशिया जो आपका फ्रांस में है, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया। तो इन सभी देशों से होकर आपकी मकर रेखा गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बेटा कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापमांतर न्यूनतम होता है वो कौन सा है? राजस्थान प्री में 1999 में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सी रेखा है? भाई भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, आपकी मकर रेखा है या उत्तर ध्रुवीय है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है वार्षिक तापांतर न्यूनतम कहाँ होता है? पूरे वर्ष के टेम्परेचर का अगर एक औसत निकाला जाए तो कहाँ पर टेम्परेचर न्यूनतम रहता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जल्दी से बताएंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम मैप के अकॉर्डिंग अगर चीजों को लेकर चलते तो यहाँ पर भाई ये पृथ्वी है और पृथ्वी में ये जो लाइन है ये लाइन आपकी भूमध्य रेखा है। ये आपकी भूमध्य रेखा है
हम सभी बिंदुओं को लेते हैं ताकि सही से और बेहतर तरीके से समझ सके। भाई ये वाली रेखा आपकी कर्क रेखा है। दूसरा अगर और आते हैं तो ये जो रेखा है आपकी बेटा, ये आपकी मकर रेखा है। दूसरा अगर देखें उत्तरी ध्रुवीय बिंदु, तो उत्तरी ध्रुवीय बिंदु यहां पर आता है। अब यहां पर देखें तो आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश 12 महीने चमकता है और यहां अगर हम टेम्परेचर देखें तो वार्षिक तापांतर जो है न्यूनतम यही रहेगा, क्योंकि यहां पर लगभग पूरे वर्ष सूर्य का प्रकाश कैसा रहता है, लंबवत पड़ता है। बताया था कि भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश हमेशा चमकेगा, चाहे सूरज उत्तरायण हो चाहे सूरज दक्षिणायन हो, हमेशा सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ेगा। उच्च और निम्न तापांतर के अंतर को अगर देखते हैं तो यहाँ अंतर नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ फिक्स टेम्परेचर लगभग लगभग बना रहता है। इसीलिए सही आंसर जो होगा वो आपका भूमध्य रेखा होगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा समान बना रहता है। इसीलिए इसका सही आंसर जो बनेगा ए बनेगा। भाई कर्क रेखा मकर रेखा पर देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, इसलिए ये फिक्स नहीं होगा। तो व्याख्या को जरा समझ लीजिए। भाई जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है उसको हम भूमध्य रेखा या हम इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। और भूमध्य रेखा का वार्षिक तापांतर तो जो होता है वो न्यूनतम पाया जाता है। इसका रीजन यह है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए सूर्य का प्रकाश हमेशा चमकता रहता है। सूर्य का प्रकाश 12 महीने एक जैसा रहता है और इस पर यहाँ पर जो टेम्परेचर जो समान बना रहेगा, तो ना टेम्परेचर ज्यादा होगा ना कम होगा, तो अंतर निकल के ही नहीं आएगा। तो बिल्कुल सही आंसर जो हुआ वो आपका विषुवत रेखा आती है। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। भाई ये भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा अगर ग्लोब को देखें तो वो कैसे विभाजित करती है, क्षैतिज समान अर्थ भागों में विभाजित करती है, त्रियक अर्थ भागों में विभाजित करती है, दो असमान भागों में विभाजित करती है, या उत्तरवर्तीय समान अर्थ भागों में विभाजित करती है। तो जल्दी से बताइए कि भूमध्य रेखा कैसे विभाजित करती है पृथ्वी को, अगर जा देखा जाए तो जल्दी से फटाफट आंसर देंगे। सभी बच्चे आंसर दें बेटा, बेहतर तरीके से चीजों को अगर समझना है तो क्वेश्चनों के आंसर देते चलेंगे सभी लोग, और वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे, क्योंकि अगर आईएएस पीसीएस भरना है तो अरिहंत के द्वारा बड़ी बेहतरीन श्रृंखला चलाई जा रही है। ये बुक है ज्योग्राफी की, इस बुक के साथ अपनी तैयारी करें। मन में कुछ बच्चों के आ रहा होगा जो अभी अभी जुड़े हैं, क्या सर सिर्फ ज्योग्राफी की ही बुक है? ना बेटा, सभी बुक आपके लिए उपलब्ध करा दी गई हैं। अगर आप ईमानदारी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो अरिहंत की तरफ से सभी बुक आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं। भारतीय इतिहास, भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की ये सभी बुकें आपको मार्केट से मिल जाएंगी। वहां से आप इनको परचेस करें और हमारी श्रृंखला के साथ जुड़ जाइए। ये बिल्कुल क्लियर है, प्रीलिम्स पॉसिबल है, आराम से निकाला जा सकता है अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं। तो चलिए अब मैं मानता हूं क्वेश्चन का आंसर भी आ गया होगा, जिस क्वेश्चन पर हम कर रहे हैं चर्चा कि सही आंसर क्या होगा जी, कि भूमध्य रेखा पर ग्लोब को विभाजित करती है। तो देखिए ग्लोब को जो विभाजित करती है तो इस तरह देखिए ये कैसी लाइन है, तो ये क्षैतिज लाइन है। ये कैसी लाइन है? क्षैतिज लाइन है। तो ये कैसी विभाजित करती है? क्षैतिज और समान अर्थ भागों में क्षैतिज विभाजित करती है, और विभाजित करने के साथ साथ समान रूप से पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। तो सही आंसर होगा आपका ए। और ये रेखा कैसी है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। देखिए बात को जरा समझें, भूमध्य रेखा ग्लोब को क्षैतिज समान अर्थभागों में विभाजित करती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, और अक्षांश रेखा पर कल हमने विस्तार से चर्चा की थी। भाई 0 डिग्री अक्षांश उत्तर से उत्तर भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, क्योंकि जब ये लाइन खींची जाएगी, ये भूमध्य रेखा है, तो ये ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा और निचला वाला भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। इस काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से भी इसको संबोधित किया जाता है। यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पूरे वर्ष भर समान रूप से पड़ती हैं, और वर्ष भर दिन भर रात के बराबर होता है। और यहाँ वार्षिक तापांतर कैसा रहता है? न्यूनतम रहता है। और न्यूनतम क्यों रहता है ये बात आप समझ गए पिछले प्रश्न से। आइए, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है? उत्तराखंड प्री 2010 का ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है।
देखिए, भूमध्य रेखा की लंबाई की बात की जा रही है कि ये जो डिस्टेंस है, ये ए से बी तक की अगर मैं डिस्टेंस मान लूं कि पूरब से पश्चिम पृथ्वी की टोटल डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से कितनी होती है, ये आपको बताना है। भाई 6400 किलोमीटर होती है, 12800 किलोमीटर होती है, 40000 किलोमीटर होती है, या 5000 किलोमीटर होती है। देखते हैं सही आंसर इसके क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताएगा इस क्वेश्चन का सबसे पहला आंसर। तो यहां ध्यान से समझें। भाई देखिए, पृथ्वी के अगर भूमध्य रेखा की मैं बात करता हूं, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी की जो टोटल लंबाई है वो लगभग लगभग 40,075 किलोमीटर निकलकर आती है। ये तो यहाँ सही आंसर जो बनेगा वो आंसर आपका बनेगा सी। बिल्कुल दीप सिंह, आपका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। लेकिन पृथ्वी की अगर हम परिधि देखें, परिधि मतलब चारों तरफ का अगर भाग देखें, तो वो 40,008 किलोमीटर के आसपास निकल कर आता है। कि पृथ्वी की जो परिधि है, परिधि की अगर हम बात करेंगे तो 40,008 किलोमीटर ये इसकी परिधि निकल कर आती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके सामने व्याख्या है, जिस व्याख्या की चर्चा कर चुका हूं कि इसकी लंबाई कितनी है, 40,075, और ये इसकी परिधि है। पृथ्वी विषुवत रेखा के समीप उभरती हुई और उत्तरी ध्रुव के पास चपटी हुई है। यही कारण पृथ्वी की जो आकृति है वो विशुद्ध रूप से गोलाकार नहीं है। इसकी चर्चा हम कल कर चुके थे कि पृथ्वी की आकृति की अगर हम बात करें तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड आकार है। भाई जियोड का मतलब क्या है, क्योंकि अगर हम पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं को अगर इस तरह से देखें, तो देशांतर रेखाएं ऊपर जाकर एक पॉइंट का काम करती हैं, और इसी तरह अक्षांश रेखाओं को खींचते हैं तो अक्षांश रेखा का भी पॉइंट ऊपर जाकर एक पॉइंट बन जाता है। इसी कारण पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड आकार है। जियोड का मतलब कुछ इस तरह की आकृति को, जैसे हाथ को जोड़कर इस तरह से हम करते हैं, तो ये कुछ आकृति सी जो बनती है पूरी तरह से, ये आकृति जो बनेगी ये जियोड आकृति के तौर पर बनती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। भाई भूमध्य रेखा, सेंटर लाइन जो आती है, विषुवत रेखा जो आती है, इक्वेटर रेखा जो आती है, उसके नजदीक कौन सा है। आईएएस प्री 2008 का प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। भाई कोलंबो होगा, जकार्ता होगा, मनीला मनीला होगा, या आपका सिंगापुर होगा। तो देखिए, इसको मैपिंग के आधार पर ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें प्रत्येक की कंडीशन पता होनी चाहिए कि कौन सा देश कहां पर स्थित है। वही इक्वेटर रेखा जो है, भूमध्य रेखा, वो आपकी यहाँ आती है। वही जकार्ता, मनीला और सिंगापुर में अगर देखेंगे तो ये आपकी 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री आएगा, और 1 डिग्री पर आपका सिंगापुर शहर बसता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो आपका सिंगापुर होगा, क्योंकि सिंगापुर भूमध्य रेखा के बिल्कुल नजदीक है। नजदीक कितना है, तो नजदीक लगभग लगभग ये आपका 137 किलोमीटर है। एक बात और समझ लेंगे, भाई ये जो लाइन है, ये लाइन टाइम जोन होती है, और ये जो 180 डिग्री लाइन है, ये 180 डिग्री लाइन और ये वाली 180 डिग्री लाइन लगभग एक ही लाइन होती है। तो आपसे पूछा जाए कि इस लाइन के नजदीक कौन सा शहर है, तो इस लाइन के नजदीक एक देश है जिसको फिजी बोला जाता है। भाई फिजी से टाइम जोन रेखा जो है, जो 180 डिग्री की लाइन है, ये फिजी से लगभग 165 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। जिस लाइन के आधार पर रसिया में उसको टाइम जोन में कई भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर दो बातें याद रखेंगे, भाई नजदीक के आधार पर यहाँ सिंगापुर है, और अगर यहाँ पर डिस्टेंस अगर पूछी जाए कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा जो है वो 180 डिग्री उत्तर पूरब वाली रेखा किधर आती है, तो उसका सही आंसर होगा आपका फिजी। फिजी आपका ऑस्ट्रेलिया के पास है। देखिए भाई, सिंगापुर जो है 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। सिंगापुर भूमध्य रेखा से केवल 137 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह दक्षिण पूर्वी एशिया के मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य है। तो यहाँ भी बिल्कुल क्लियर है, मलेशिया और इंडोनेशिया के मध्य में आपका सिंगापुर है। आगे चर्चा मैपिंग से जब चीजों को लेकर चलेंगे और बेहतर हो पाएगा। ठीक है, सिंगापुर विश्व के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। कि अन्य एशियाई शहरों में भूमध्य रेखा की दूरी बढ़ते क्रम में अगर देखा जाए तो जकार्ता है। जकार्ता 6 डिग्री 8 मिनट पर आता है, जो दक्षिणी अक्षांश में है। भाई कोलंबो की बात करें, 6 डिग्री 55 मिनट 33 सेकंड के आसपास आता है, जो उत्तरी अक्षांश पर है।
मनीला जो है 41 डिग्री 35 मिनट 30 सेकंड ये उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो यहाँ फिलहाल सही आंसर जो था आपका वो आंसर निकल कर आएगा आपका सिंगापुर। सिंगापुर होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन सा बच्चा देगा कि यदि एक प्रक्षेपक तारों को क्षितिज से लंबवत उठाते देखते हैं तो यह अवस्थित होता है कहां पर? भाई क्षितिज मतलब इस तरीके से उठाते हुए देखते हैं तो ये कहां दिखाई देगा? ऑप्शन आईएएस प्री 2001 का ये प्रश्न है। आपका विषुवत रेखा पर दिखाई देगा, कर्क रेखा पर दिखाई देगा, दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देगा या आपका उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देगा? जल्दी से आंसर देंगे कि इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। जी बहुत बढ़िया बेटा दीप सिंह, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे दीप कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। भाई विषुवत रेखा, कर्क रेखा, दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव। देखिए यहां पर अगर प्रक्षेपित किया जाए तारों को क्षैतिज लंबवत उठाते हुए देखा जाए तो क्षैतिज उठाते हुए देखा जाएगा तो वो दिखाई कहां देगा? सेंटर पे दिखाई देगा। और जब सेंटर पे दिखाई देगा तो सेंटर वाली लाइन क्या है? तो सेंटर वाली लाइन आपकी बनती है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा कह सकते हैं। तो ये जो बनती है इस लाइन पर बनेगी जब भी प्रक्षेपित तारों को क्षैतिज के लंबवत दिखाया जाएगा, क्योंकि लंबवत जो देखेंगे लंबवत किरणें यहीं पर उठती हैं। तो सही आंसर जो होगा वो आपका विषुवत रेखा होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है लंबवत यहीं तक ही रहता है कर्क रेखा और मकर रेखा पर, और सूर्य का प्रकाश यहाँ हमेशा चमकता रहता है। और प्रक्षेपित तारों की बात की जा रही है तो पूर्ण रूप से प्रक्षेपित तारा जो होता है, सूर्य भी एक तारा है और यहीं पर प्रक्षेपित 12 महीने समान रूप से समान टेम्परेचर के तौर पर बना रहता है। तो सही आंसर होगा आपका ए। दीप सिंह वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है आपका। 19 का आंसर है आपका ए। यदि एक प्रक्षेपक देखने वाला व्यक्ति तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते हुए देखेगा तो भूमध्य रेखा पर ही अवस्थित होगा। क्यों होगा ये बात आप समझ गए, क्योंकि आकाशीय खगोलीय ध्रुव, भूमध्य रेखा, मध्याह्न, देशांतर तथा पर रेखा रेखा जाल के आधार पर खगोलीय ध्रुवों की डिग्री की संख्या क्षितिज है और यहाँ पृथ्वी और आकाश का मिलन बिंदु प्रतीत होता है और विषुवत रेखा अक्षांशों के बराबर होती है। बिल्कुल सही आंसर, इसका बिल्कुल राइट आंसर जो बनता है वो आंसर आपका ए बनता है। बिल्कुल बेहतरीन आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आया है जो आईएएस प्री 2006 का ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समूहों में से किस एक देश में भूमध्य रेखा गुजरती है? कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? कल की क्लास में मैंने आपके साथ चर्चा करी थी कि भूमध्य रेखा की अगर हम बात करते हैं, भाई भूमध्य रेखा वो पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजरती है, वो 13 देशों से होकर गुजरती है। जी तो जल्दी से बताएंगे रोहित राजपूत। नमस्कार बेटा, नमस्कार। जय श्री राम बेटा, बिल्कुल जल्दी से बताइए। जल्दी से आंसर देंगे, इसका सही और सटीक आंसर क्या है? कि समूह में आईएएस पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर ये श्रृंखला चलाई जा रही है अरिहंत के द्वारा, और आपके लिए यहाँ पर चर्चा मैं कर रहा हूँ ज्योग्राफी पर, और इसी तरह सभी बेहतरीन टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे बेटा कि निम्नलिखित समूह में से किस एक देश में भूमध्य रेखा। जी बिल्कुल, नमस्कार बेटा, नमस्कार। तो जल्दी से बताइए, तो भूमध्य रेखा की अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा पर कितने देश हैं? आपके 13 देश बसे हुए हैं। उनमें से अगर देखें तो कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें सटीक ऑप्शन जो नहीं बैठता, पूछ रहा है भूमध्य रेखा गुजरती है, तो जो गुजरती है वो आपका है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। यहाँ से भी भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। कुल 13 देश कौन कौन से हैं जरा समझ लेते हैं। भाई देखेंगे तो यहाँ पर इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, साउ टोमे है, प्रिंसिप है, गैबोन है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है बेटा, डेमोक्रेसी रिपब्लिक ऑफ कांगो है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है और किरिबाती है। यहाँ से आपकी भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2022 का ये प्रश्न है और प्रश्न बड़ा बेहतरीन आपके सामने आया है
कि विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, अभी अभी मैंने आपको बताया कि 13 देशों से होकर गुजरती है। उन 13 देशों में से इसमें कौन सा देश है जिससे भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन है आपके सामने, केन्या, मेक्सिको, इंडोनेशिया या ब्राजील। कौन सा देश है जहां से कौन सी आपकी विषुवत रेखा होकर नहीं गुजरती? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, भाई मैक्सिको कैसे हो जाएगा? भाई मैक्सिको की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिको लगभग लगभग यहाँ पर आता है, ये वाला भाग। ठीक, तो यहाँ पर ये मैक्सिको है जो कि आपके किसी भी तरीके से थ्योरी क्लास बेटा हो चुकी है इस टॉपिक की थ्योरी क्लास आप कल की क्लास देखें, वहां पर इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया गया है बेटा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखें तो मैक्सिको है, जो मैक्सिको आपका इस क्षेत्र में आता है, नॉर्थ अमेरिका में। तो सही आंसर जो होगा वो आंसर आपका होगा भी कि विषुवत रेखा स्थित है निम्न देशों में से। और वो देश कौन कौन से हैं इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। इक्वेडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, गेबोन है, कांगो रिपब्लिक है, कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है आपका, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तो उत्तराखंड पीसीएस प्री 2022 का ये प्रश्न है। यहाँ आपसे यही पूछ रहा है, निम्नलिखित किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? ऑप्शन आपके सामने है, गेबोन, सोमालिया, भूमध्य रेखीय गिनी या रवांडा। जल्दी से आंसर देंगे कि सही और सटीक आंसर इसका क्या होगा। क्योंकि भूमध्य रेखा की अगर हम बात करते हैं तो भूमध्य रेखा आपको बता चुका हूं 13 देशों से होकर गुजरती है। तो कौन सा देश है जो जिनसे होकर ये नहीं गुजरती? जल्दी से आंसर देंगे, इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई देखिए, गेबोन की बात करें तो गेबोन की चर्चा भी आपके साथ की गई थी कि गेबोन भी आंसर होगा और भूमध्य रेखीय गिनी भी इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किनसे होकर नहीं गुजरती, तो आपका सही आंसर होगा आपका गेबोन, आपके अंतर बिल्कुल सही है। आपका भूमध्य रेखा गिनी से नहीं गुजरती और रेवांडा से नहीं गुजरती। तो सही आंसर जो बनता है वो बनता है आपका डी, 3 और 4। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना, सोमालिया इंपॉर्टेंट है। सोमालिया को जरा समझेंगे, सोमालिया चर्चा में क्यों रहता है। अफ्रीका को अगर आप देखते हैं, अगर अफ्रीका में अगर हम आएंगे तो अफ्रीका में आपने एक नाम सुना होगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है। भाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करेंगे तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका सींगों वाले देशों को कहा जाता है। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पूछा जाता है कितने देश हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं। उसमें से एक देश आपका सोमालिया है। सोमालिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि सोमालिया अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये भी याद रखेंगे। प्रायद्वीपीय देश है ये। तो प्रायद्वीपीय देश अफ्रीका का सबसे बड़ा कौन सा है? सोमालिया है। और ये सोमालिया आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत भी आता है। अच्छा, 4 देश में दूसरा है इरिट्रिया, ये भी याद रखेंगे। सिक्वेंस वाइज चलेंगे तो पहला आपका इरिट्रिया आता है। भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की अगर हम बात करेंगे तो सोमालिया उनमें से आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। लेकिन अगर और देशों की बात करें तो दूसरे नंबर पर आपका जिबूती आता है। जिबूती, तो सीक्वेंस वाइज मैं आपको लिखा रहा हूं, नंबर 2 पर आता है जिबूती, नंबर 3 पर आता है आपका सोमालिया। ये याद रख लेना बेटा, सीक्वेंस पूछा जाता है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर इरिट्री, दूसरे पर जिबूती, सोमालिया। और सोमालिया क्यों इंपॉर्टेंट है? सोमालिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफ्रीका का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय देश है। और चौथे नंबर पर आता है इथोपिया। इथोपिया, तो ये 4 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल यहाँ भूमध्य रेखा की चर्चा की जा रही है, कौन सी नहीं गुजरती, तो सही आंसर होगा आपका डी। डी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा बात को समझते हैं। देखिए, भूमध्य रेखा भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा से होकर नहीं गुजरती, तो सही आंसर इसका डी है। और ये कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से, जिनमें 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से होकर ये गुजरती है। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के
3 देशों से होकर गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से। ब्राजील को जरा समझेंगे, जो ब्राजील है, ब्राजील से 2 रेखाएं होकर गुजरती हैं। अगर ब्राजील को आप अगर देखें तो ब्राजील की कंडीशन कुछ यहाँ इस तरीके से बनती है। भाई ब्राजील अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और इसमें खासियत यह है कि इससे एक तो भूमध्य रेखा भी गुजरती है, दूसरा इसी से मकर रेखा भी गुजरती है। तो दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील अकेला एक देश है जिससे दो रेखाएं होकर गुजरती हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। जबकि अफ्रीका अगर पूछा जाए तो अफ्रीका से 3 गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और आपकी मकर रेखा। तो ये 2 पॉइंटों को जरूर याद रखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है और ब्राजील से आपकी 2 रेखाएं गुजरती हैं, जबकि अफ्रीका। पीडीएफ अगर आपको चाहिए बेटा तो पीडीएफ के लिए ये बुक आपको मार्केट से मिल जाएगी, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ इस बुक के अंदर है। प्रीलिम्स पॉसिबल भूगोल, भारत एवं विश्व के भूगोल की ये सभी क्वेश्चन इसके अंतर्गत दिए गए हैं, जिनकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो नजदीक के बुक स्टोर से जाकर अरिहंत की प्रीलिम्स पॉसिबल की सभी सब्जेक्ट की बुक आप वहां से खरीद सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। अब तो मैं मानता हूं आपको याद हो गया होगा कि भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन भी देखिए कई बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस 2007 में पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री 2008 और 2010 में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, ब्रुनेई, कोलंबिया, केनिया और वेनेजुएला। तो जल्दी से बताएंगे इसमें से पूछा जा रहा है कि किस पर भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, या भूमध्य रेखा पर कौन सा देश स्थित है। जी जल्दी से बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जी बेटा जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या बनता है। देखिए यहां पर अगर देखें तो क्लियर है, भाई हमने भी चर्चा करी, इसका नाम नहीं सुना, और हमने चर्चा करी तो वेनेजुएला का भी नाम नहीं सुना, क्योंकि अभी अभी आपके साथ चर्चा करी थी और उस चर्चा में आपके साथ 13 देशों की चर्चा करी। तो कोलंबिया का भी नाम आया, केनिया का भी नाम आया, तो बिल्कुल सही आंसर होगा 2 और 3। 2 और 3 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ये व्याख्या है आपके सामने। भाई देशों में देखा जाए कोलंबिया, केनिया भूमध्य रेखा पर स्थित है, और कोलंबिस में कितने देश हैं आपके? 13 देश हैं। मैं पुनः बता दूं बेटा, इक्वेडोर आता है, कोलंबिया आता है, ब्राजील आता है, साउथ टोमे आता है, प्रिंसिप आता है, गेबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ये सभी देश इसके अंतर्गत आते हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। इनको याद जरूर करेंगे हम। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित महादेशों में से किस एक से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। अभी मैंने आपके साथ चर्चा करी थी कि कौन दो हैं, एक दक्षिण अमेरिका बताया था और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील पर चर्चा करी थी, और एक अभी चर्चा अफ्रीका के साथ मैंने आपके साथ करी थी। तो देखते हैं अगर बात को आपने ध्यान से सुना है और बात को आप बेहतर तरीके से समझ पाए थे तो सही आंसर क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन सा बच्चा देगा। बिल्कुल दीप सिंह, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल बेहतरीन आंसर दिया कि सर अफ्रीका होगा। बिल्कुल आपके साथ मैं सहमत हूं। और अफ्रीका कैसे होगा जरा समझ लेते हैं। वही अगर हम यहाँ आते हैं और अगर अफ्रीका को देखा जाए तो आप देख रहे होंगे कि भाई अफ्रीका में ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपके सामने आ रही है, ये आपकी लाइन आती है आपकी कर्क रेखा। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो लगभग ये आपकी आती है विषुवत रेखा, और लगभग लगभग इस जगह आते हैं तो यहाँ पर आपकी मकर रेखा गुजरती है। तो अफ्रीका अकेला ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों ही रेखाएं होकर गुजरती हैं। भाई कर्क रेखा 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से हम इसको संबोधित करते हैं। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, और जब आपकी मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश के नाम से हम इसको संबोधित करते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई कि अफ्रीका महादेश पर
तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। और अफ्रीका अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों व्रत होकर गुजरते हैं। दूसरे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका आता है, दक्षिण अमेरिका से 2 व्रत होकर गुजरते हैं। एक आपका है कर्क रेखा और एक है आपकी भूमध्य रेखा। और कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के बीच का जो भाग है वो अमेज़न बेसिन है, जो बड़ा भू-पृथ्वी पर अगर हम दक्षिणी अमेरिका को और बेहतर देखें, बाकी चर्चा जब दक्षिणी अमेरिका करेंगे तो वहां पर आएंगे। भाई कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का ये वाला जो भाग है, ये पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हरे वन पाए जाते हैं और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पाई जाती है। भाई अफ्रीका, ये बात क्लियर होगी, अकेला ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और एशिया के बाद अगर क्षेत्रफल और जनसंख्या में अगर इसको हम देखते हैं तो ये दूसरे नंबर पर आता है। अफ्रीका महाद्वीप उत्तरी भारत भाग में सहारा रेगिस्तान में स्थित होने के कारण अधिक भौगोलिक क्षेत्र विरन और जनविहीन है। इसीलिए अफ्रीका को आपने देखा होगा अंधा महाद्वीप भी कहा जाता है। अंधा महाद्वीप कहने के बहुत सारे कारण है। एक तो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, सामाजिक तौर पर अफ्रीका पिछड़ा हुआ है। और इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल था। G20 में आपने देखा होगा भारत सरकार ने अफ्रीका समूह को विशेष स्थान दिलाया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने आईएएस प्री 2005 का प्रश्न आपके सामने आया है। और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे। कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर कितना है? 23.5 डिग्री। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कुंभा से गुजरती है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? आपके सामने 1 2 3, 2 3, केवल 2 या केवल 3। तो जल्दी से बताएंगे इसका सही और सटीक आंसर क्या बनता है। देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़कर दीजिए आंसर कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही और सटीक आंसर क्या बनता है। ठीक, 2 और 3, दीप सिंह का आंसर आया है 2 और 3। बहुत बढ़िया बेटा। और देखते हैं बाकी लोग भी आंसर दीजिए जो इस समय लाइव हैं, जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बेटा दीप सिंह, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 2 और 3 ही सही है, क्योंकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री है। यह गलत बैठता है, 23.5 डिग्री नहीं है भाई। 86 डिग्री नॉर्थ से लेकर 176 डिग्री वेस्ट के बीच में ये आता है। ये दोनों बातें क्लियर हैं। दूसरा भी सही है और आपका तीसरा भी सही है। ये आंसर बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए बात को जरा समझे। भाई दिए गए कथनों में बात स्पष्ट हो गई दीप सिंह कि आंसर इसका 2 और 3 ही होगा। और यहाँ पर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय क्षेत्र भाई 86 डिग्री नॉर्थ से लेकर 176 डिग्री वेस्ट के मध्य आता है, जो उत्तरी कनाडा के एलेसमेयर प्रायद्वीप पर स्थित है। तो ये प्रायद्वीप भी आप याद रखेंगे, जो तेजी से साइबेरिया की ओर खिसक रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव चुंबकीय ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के अंटार्कटिक सर्कल्स में अवस्थित है। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा, जो तिरुवनंतपुरम में है, से होकर गुजरती है। और थुम्बा 9 डिग्री नॉर्थ से लेकर 77 डिग्री ईस्ट देशांतर पर स्थित है। तमिलनाडु का चिदम्बरम मंदिर इस रेखा पर स्थित है। और कथन सेकंड जो है वो पूर्ण रूप से गलत है। ये बात आप समझ गए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आ रहा है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है? बिहार पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न है। तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर क्या होगा कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसको कहा जाता है। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए, क्योंकि कल इस पर करी थी हमने विस्तार से चर्चा। तो जल्दी से बताएंगे, नॉर्वे होगा, जापान होगा, आपका ऑस्ट्रेलिया होगा या स्वीडन होगा? जी जल्दी से बताएं कि सही और सटीक आंसर इसका क्या होगा। देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का आंसर आएगा। भाई पृथ्वी को अगर देखें तो पृथ्वी भाई आपकी ये रही, और पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन आ गई जिसको हमने बोल दिया भैया विषुवत रेखा। क्या नाम बोल दिया? विषुवत रेखा के नाम से संबोधित किया। इसके बाद अगर हम आते हैं भाई 23.5 डिग्री, ये रेखा है आपकी कर्क रेखा। ये रेखा आती है 23.5 डिग्री। ये रेखा है आपकी मकर रेखा।
फिर आती है अंटार्कटिक रेखा और आर्कटिक रेखा। पृथ्वी के अगर प्रकाश की करते हैं बात, तो प्रकाश को अगर आप देखें, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा और मकर रेखा तक लंबवत पड़ता है हमेशा। लेकिन जैसे ही कर्क रेखा मकर रेखा के ऊपर चलेंगे, सूर्य का प्रकाश तिरछा होता चला जाता है। और सूर्य का प्रकाश इसी तरह यहाँ भी तिरछा होता चला जाता है। जितना हम उत्तर या दक्षिण में चलते चले जाएंगे, सूर्य का प्रकाश में धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता चला जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश डाउन होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही 66.5 डिग्री आर्कटिक रेखा और 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा को जैसे ही क्रॉस किया जाता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पड़ता। तो आप कहेंगे इसे सूर्य का देश कैसे कहा जाता है? तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य नहीं निकला होता, लेकिन एक प्रकाश होता है। ऐसा ही प्रकाश नॉर्वे में रहता है उस समय, क्योंकि अगर सूर्य उत्तरायण होगा उस समय में, जैसे अब आपके सामने 21 मार्च आ रही है, 21 मार्च के बाद सूर्य पूर्णतः उत्तरायण हो जाएगा। और जब सूर्य पूर्णतः उत्तरायण हो जाएगा, तो उस कंडीशन में नॉर्वे पे जो दिन होगा, वह दिन लगभग 18 से 20 घंटे का दिन होगा। जबकि रात जो होगी वो आपकी 4 से 5 घंटे की होगी। इसके अपोजिट जब दक्षिण में जाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे साउथ पोल पर रात इसकी हो जाएगी लगभग 18 से 20 घंटे की, और आपका दिन जो रह जाएगा वो मात्र 4 से 5 घंटे का रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मानव नहीं रहता साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पर एक देश है नॉर्वे, इसीलिए सही आंसर बनेगा नॉर्वे। अब बात आ रही है कि साउथ में मानव क्यों नहीं रहता? क्योंकि अंटार्कटिक की अगर हम बात करें, तो ये बर्फ की एक चट्टान है, और इस बर्फ की मोटाई अगर देखें तो 5 किलोमीटर मोटी परत है। और जब तक यह है तब तक पृथ्वी का अपना एक अस्तित्व है। फिलहाल मध्य रात्रि के सूर्य के देश के नाम से जो संबोधित किया जाता है, वो आंसर है आपका नॉर्वे होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। देखिए व्याख्या को जरा समझते हैं। भाई व्याख्या ये तो क्लियर है कि आंसर आपका ए है। तो यहाँ पर अगर देखें तो नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य के देश कहा जाता है। ये बात क्यों कहा जाता है, ये बात आपको स्पष्ट और व्याख्या को समझते हैं। नॉर्वे उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है, जिसके कारण मध्य रात्रि में भी यहाँ सूर्य दिखाई देता है, और यही रात्रि बहुत बड़ी होती है। अब वो रात्रि का घड़ी के अकॉर्डिंग तो देखेंगे तो वो रात्रि है, लेकिन यहाँ बात स्पष्ट है कि यहाँ का जो पूरा दिन है वो लगभग 18 से 20 घंटे का है। और भाई दिन कितने का होता है? 12 घंटे का। तो वो 6 या 8 घंटे जो एक्स्ट्रा प्रकाश दिखाई देता है, उसका रीजन क्या है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में मई के मध्य में और जुलाई के अंत तक, ये दक्षिणी गोलार्ध में नवंबर के मध्य से जनवरी के मध्य तक की अवस्थिति में सूर्य 24 घंटे देखा जाता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में नॉर्वे जैसे देशों के मध्य रात्रि में सूर्य देखा जाने की घटना का संबंध 22 दिसंबर की घटना से होता है, जिसमें प्रकाश 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री क्षेत्रों के मध्य में पाया जाता है। अर्थात आर्कटिक घेरे के उत्तर में और अंटार्कटिक घेरे के दक्षिण में पड़ने वाले क्षेत्रों में गर्मियों के मौसम में आधी रात को सूर्य दिखाई पड़ता है। और सूर्य क्यों दिखाई देता है? वो 18 से 20 घंटे का जो समय होता है उसको हमने यहाँ पर रखा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, और इस प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन सा बच्चा देगा कि देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर कितनी होती है? 1 घंटे के अंतराल पर पूछा गया है। भाई 15 डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है, 45 डिग्री होती है, या आपकी 60 डिग्री होती है? ऑप्शन आपके सामने है। और यूपी पीसीएस प्री 2015 का ये क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर क्या होगा। भाई देशांतर दूरी की बात की जा रही है, तो पृथ्वी पर इस तरह की जो रेखाएं खींची जाती हैं, जो पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर करती हैं डिवाइड, उनको देशांतर रेखा कहा जाता है। और इस तरह की जो रेखाएं होती हैं, इनके बीच में आपने अगर मैप को देखा होगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके घर में एक मैप लगा होगा, और उस मैप को आज अगर आप देखेंगे तो मैप में डिग्री का जो मैप दिया होता है, उनमें अंतर जो होता है 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री का दिया होता है। भाई 1 डिग्री बराबर डायरेक्ट पूछा जाता है तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। यहाँ पूछा जा रहा है 1 घंटे के समय अंतराल के आधार पर। जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो मैं अगर इसकी 15 से गुणा कर दूं तो 60 मिनट आता है। और 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। तो सही आंसर होगा आपका 15 डिग्री। 15 डिग्री अगर हम पूरब की ओर या पश्चिम की ओर जाएंगे,
तो जिस स्थान से हम चले थे, वहां से अगर हम पूर्व की ओर चलेंगे तो समय में 1 घंटे की वृद्धि हो जाएगी। अगर हम पश्चिम दिशा में चलेंगे तो समय में 1 घंटे की कमी हो जाएगी। तो यहाँ फिलहाल पूछा जा रहा है 1 घंटे में समय अंतराल कितना होता है, तो वो आपका 15 डिग्री निकल कर आता है। जरा व्याख्या को देख लेते हैं, यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आंसर इसका ए ही रहेगा। भाई 15 डिग्री देशांतर दूरी जो होती है, लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस जो होती है, 1 घंटे का समय अंतराल के बराबर होती है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर स्पष्ट है। ये याद रखना बेटा कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। प्रत्येक क्षेत्र का अपना मानक देशांतर होता है, जिसे समय देशांतर कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखा तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। वो डिपेंड करेगा, पूर्व की ओर जाने पर तो बढ़ जाएगा, पश्चिम की ओर जाने पर घट जाएगा। इसकी चर्चा अभी आने वाली क्लासों में हम करेंगे कि कैसे समय को डिसाइड किया जाता है। विश्व के काल क्षेत्रों के टाइम जोन का विस्थापित वॉशिंगटन डीसी 1884 में मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस के बाद इंग्लैंड में स्थित ग्रीनविच में स्थित देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। अब बात आती है सर इसका नाम ग्रीनविच ही क्यों रखा गया, इस लाइन की बात की जा रही है। तो इसको ग्रीनविच इसलिए कहा जाता है क्योंकि लंदन में एक छोटा सा पार्क है, उस पार्क का नाम ग्रीनविच है, उसी के नाम पर इस रेखा को ग्रीनविच कहा जाता है, क्योंकि ये लाइन वहीं से प्रारंभिक तौर पर निकलना प्रारंभ होती है। इसी के आधार मानकर विश्व के काल क्षेत्रों का निर्धारण किया गया और इसका संपूर्ण विश्व काल जो है 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब हमारे सामने आई है देशांतर रेखा, कि देशांतर रेखा और मानक समय क्या होता है। इसकी चर्चा करेंगे कल की क्लास में। क्लास कैसी लगी अपने विचार जरूर रखेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और मैं पुनः बता दूं, अगर आप हमारी श्रृंखला के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। आईएएस पीसीएस की अगर तैयारी आप ईमानदारी से करना चाहते हैं तो उसके लिए अरिहंत के द्वारा एक बेहतरीन श्रृंखला चलाई जा रही है, और उस श्रृंखला का अगर आप उठाना चाहते हैं पूर्ण फायदा, तो आप भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान की सभी बुक आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है। ये बुक आप अपने नजदीक के बुक स्टोर से खरीद लें, क्योंकि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर वो सभी स्टडी मटेरियल आपको इस बुक के अंतर्गत दिया गया है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं अपने समय पर। वीडियो कैसी लगी अपनी बात जरूर बताएं, शेयर करें। धन्यवाद।